पत्थर खाने वाली बहू। लालपुर गांव में पंजीरी अपने माँ बाप के साथ रहती थी। पंजीरी की शादी की उम्र हो गई थी और उसके माँ बाप उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। लेकिन पंजीरी को बचपन से ही लाल पत्थर खाने की आदत थी, जिस वजह से उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी। एक दिन पंजीरी छुपकर पत्थर खा रही थी, तभी उसकी माँ देख लेती है। तो फिर से ये छुप छुप के पत्थर खाने लगी? मैंने तुझे कितनी बार मना किया ना पत्थर खाने को। तेरी इस आदत की वजह से तुझे पता है ना कितना पेट में दर्द हो गया था तुझे। हाँ, क्या करूँ माँ, मैं लाल पत्थरों को देखती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। देखो बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारे इस पत्थर खाने वाली आदत की वजह से कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। मुझे चाय की कपटी हो या मिट्टी से बना हुआ कोई भी चीज देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और मैं खुद को कभी भी इसे खाने से रोक ही नहीं सकती। आज लड़के वाले आने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, लड़के वालों के सामने कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पत्थर खाती हो। तभी लड़के वाले देखने आ जाते हैं। सरिता लड़के वालों का स्वागत सत्कार करती है और ढेर सारा नाश्ता खिलाती है। बस बहन जी, बहुत खा लिया हमने। अब आप जल्दी से पंजीरी को बुला दीजिए। लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें तो बात पक्की हो जाए। एक कचौरी और लीजिए ना। ये सारा नाश्ता पंजीरी ने अपने हाथों से बनाया है। मैं पंजीरी को भी बुला देती हूँ। सरिता पंजीरी को लेकर आती है। सुषमा का बेटा राहुल पंजीरी को पहली नजर में देखते ही अपना दिल दे बैठता है। उसे पंजीरी बहुत पसंद आती है। तो बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? माँ, मुझे पंजीरी पसंद है। मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो जाती है। पंजीरी बहू बनकर सुषमा के घर आ जाती है। सुषमा को पंजीरी के पत्थर खाने की आदत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन पंजीरी एक दिन रसोई में छुपकर पत्थर खा रही होती है। तभी वहाँ सुषमा आ जाती है। पंजीरी उसे देखकर घबरा जाती है और पत्थर को खिड़की के बाहर फेंक देती है। अरे बेटा, ये छुप छुप कर क्या खा रही हो? अब मम्मी जी, आप मैं तो कुछ नहीं खा रही थी। ना ना बेटा, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। अब से ये भी तुम्हारा ही घर है। सुषमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। पंजीरी के जान में जान आ जाती है। बार बार बची, अगर सासू माँ ने मुझे पत्थर खाते हुए देख लिया होता तो गड़बड़ हो जाती। अगली बार से मुझे ध्यान रखना होगा। पंजीरी रसोई के कोने में एक डिब्बे में लाल पत्थर छुपा कर रख देती है। जब उसे कोई नहीं देख रहा होता तो वो चुपके से जाकर पत्थर खाने लगती है। पंजीरी की जेठानी पंजीरी को रसोई में छुप छुप कर पत्थर खाते हुए देख लेती है तो उसे शक हो जाता है। ये देवरानी जी दिन भर रसोई घर में ही घुसी रहती है और ना जाने छुप छुप कर क्या खाती रहती है। मुझे तो इस बात का पता लगाना ही होगा। एक दिन पूजा रसोई की खिड़की पर छुपकर देखने लगती है। पंजीरी डिब्बे से पत्थर निकाल कर खाने लगती है। अच्छा, तो ये बात है, देवरानी जी छुप छुप कर लाल पत्थर खाती हैं। पंजीरी छुप छुप कर पत्थर खा रही होती है। तभी पूजा वहाँ आ जाती है। पंजीरी उसे देखकर घबरा जाती है। दीदी, अब आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। तुम यहाँ क्या कर रही थी? और उस डिब्बे में क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो बस ऐसे ही। तभी पूजा पंजीरी के हाथ से वो डिब्बा ले लेती है और उसे खोल कर देखती है। ये सब क्या है पंजीरी? तुम छुप कर पत्थर खाती हो? दीदी, मैं वो... अरे बहन, अकेले अकेले खाने की क्या जरूरत है? मुझे भी ये लाल पत्थर खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं कभी मम्मी जी के डर से ये पत्थर खाने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। लेकिन मैं जब भी इन पत्थरों को देखती हूँ, मुंह में तो पानी आ जाता है। क्या दीदी, आप भी? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर दोनों देवरानी जेठानी छुप छुप कर लाल पत्थर खाने लगती हैं। तभी वहाँ पर सुषमा आ जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ छुप छुप कर क्या कर रही हो? अब कुछ नहीं, वो तो हम लोग रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी रात होने में तो बहुत देर है। हाँ मम्मी जी, आज हम लोग YouTube पर देखकर कुछ नई डिश बनाने वाले हैं, उसी की ही तैयारी कर रहे हैं।
चलो, बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों साथ में ही रसोई की जिम्मेदारी संभाल लिया करो। सुषमा वहाँ से चली जाती है। मम्मी जी हमें पत्थर खाते हुए देखती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। बार बार बची दीदी। ये सिलसिला जारी रहता है। दोनों देवरानी जेठानी छुप छुप कर लाल पत्थर खाती थी। एक दिन अचानक दोनों के पेट में बहुत दर्द हो जाता है और दोनों का पेट भी फूल जाता है। दोनों दर्द से परेशान हो जाती हैं। लगता है घर में एक साथ दो खुशियां आने वाली हैं। मेरी दोनों बहू माँ बनने वाली है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे नहीं मम्मी जी, वो तो बस अंट संट खाने की वजह से हुआ है। हाँ, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन पंजीरी और पूजा का पेट का दर्द बढ़ता ही जाता है। सुषमा दोनों को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, देखिए ना, लगता है मेरी दोनों बहुएं पेट से हैं, लेकिन आज उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं अभी चेकअप करता हूँ। डॉक्टर पंजीरी और पूजा का चेकअप करता है। दोनों के पेट में लाल पत्थर मिलते हैं। आपकी दोनों बहुओं के पेट में लाल पत्थर जमा हो गए हैं, जिस वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या? लाल पत्थर? हाँ, आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपकी बहू को लाल पत्थर खाने की आदत है। अगर फौरन ऑपरेशन नहीं किया गया तो दोनों कभी भी माँ नहीं बन सकेंगी। डॉक्टर, कुछ भी कीजिए, मेरी दोनों बहुओं को ठीक कर दीजिए बस। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और दोनों के पेट से पत्थर बाहर निकलते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तुम दोनों छुप छुप कर पत्थर खाया करती थी। पता है, तुम दोनों के हिसाब से इसकी वजह से तुम दोनों कभी माँ नहीं बन सकती हो। क्या? हमारी एक गलती की वजह से हमने माँ बनने का सुख हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ये सब मेरी गलती है। माँ ने मुझे कई बार पत्थर खाने से मना किया, लेकिन मैंने उनकी कभी भी नहीं सुनी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। मैंने आप लोगों का रिपोर्ट देखा, सब ठीक है। आप दोनों माँ बन सकती हैं, अगर आपने आज के बाद कभी भी लाल पत्थर को हाथ नहीं लगाया तो। लाल पत्थर को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है और मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। देश भर में अधिकांश महिलाओं को पत्थर, मिट्टी, कच्चे अनाज खाने की आदत होती है, लेकिन इसका कारण उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। लेकिन शर्म के कारण कई महिलाएं खुलकर बात नहीं करती हैं। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देता हूँ, जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। मैं खुद अपने पत्थर खाने की आदत से परेशान थी और मैं इसे रोकने के बजाय खुद उस आदत में कूद पड़ी। दोनों डॉक्टर की दी हुई दवाई खाने लगते हैं, जिस वजह से दोनों का पत्थर खाने की आदत छूट जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों सच में पेट से हो जाती हैं और दोनों के साथ में ही बच्चा हो जाता है और पूरा घर खुशियों से भर जाता है। लालची चूड़ी वाली। लल्लनपुर गांव में सुबह सुबह बाजार में भीड़ लगी थी। चारों ओर तरह तरह की दुकानें सजी हुई थी। वहीं सोनी भी अपनी चूड़ी की टोकरी लेकर बाजार के लिए निकलती है। वो रोज की तरह अपनी जगह पर बैठकर अपना सामान बेचने लगती है। तभी वहाँ पर लाली आ जाती है। अरे चलो उठो यहाँ से, आज से तो यहाँ पर अपना टोकरी लेकर नहीं बैठेगी। लेकिन क्या हुआ लाली बहन, मैं तो हर रोज यहीं पर अपना सामान बेचती हूँ। बेचती होगी, लेकिन अब नहीं। तेरी वजह से हमारे कस्टमर दूर हो रहे हैं। तू सभी को सस्ते दामों में चूड़ी बेचकर हमारा नुकसान करा रही है। लेकिन बहन, मैं तो कम मुनाफा रखकर लोगों को अच्छी चूड़ी बेच रही हूँ। तू बांझ होगी, हाँ नहीं तो कम मुनाफे से तेरा घर चलता होगा। लेकिन हमें तो अपने बच्चों के पेट पालने के लिए पैसे चाहिए। चल जा यहाँ से, नहीं तो मैं थारी सारी चूड़ी तोड़ दूंगी। सोनी चुपचाप से अपने सर पर टोकरी रखकर वहाँ से चली जाती है। सोनी की शादी के 8 साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिस वजह से आसपास के लोग उसे बांझ कहकर बुलाते थे। लेकिन सोनी बहुत नेक दिल और अच्छी इंसान थी। सोनी कड़ी धूप में घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचने लगती है। तभी एक छोटी बच्ची अपनी दादी से चूड़ी लेने की जिद करने लगती है। दादी, मुझे चूड़ी लेकर दो ना, देखो ना कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं। अरे बिटिया,
लेकिन हमारे पास चूड़ी लेने का पैसा नहीं है। मुश्किल से तो तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। तुम्हारे ये सब शौक हमसे नहीं पूरे हो पाएंगे। चलो। सोनी उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी वो अपने सर से टोकरी नीचे उतारती है और पीले रंग की चूड़ी निकालकर बच्ची को दे देती है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये चूड़ियाँ नहीं ले सकती। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारे ही लिए हैं। मोनी वो चूड़ी लेकर खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। मोनी को देखकर सोनी को बहुत अच्छा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, काश मेरी भी इतनी प्यारी बच्ची होती। खैर, कोई बात नहीं, इस बच्ची को खुश देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। शाम में थक हार कर सोनी घर पर आ जाती है। उस दिन उसकी ज्यादा चूड़ियां नहीं बिकती और वो अपने पति मदन को सारी बात बताती है। उस लाली ने सबके सामने मेरा मजाक बनाया। मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा है, हमें इसका डटकर सामना करना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तुम्हें अपना काम अब पूरे लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। आप सही कहते हैं, मैं कल फिर बाजार में चूड़ियां बेचने जाऊंगी और इस बार ज्यादा जोश और उमंग के साथ चूड़ियां बेचूंगी। अगले दिन सोनी बाजार में घूम घूम कर गाना गाते हुए चूड़ियां बेचती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी चूड़ी, सुनहरी पीली लाल और हरे रंग की चूड़ी, सबके मन को भाने वाली चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी। कुछ ही देर में उसकी सारी चूड़ियां बिक जाती हैं और वो घर चली जाती है। यह देखकर लाली को बहुत बुरा लगता है। इस सोनी का तो कुछ करना पड़ेगा, इसकी वजह से हम यहाँ मक्खी मार रहे हैं और ये सारी चूड़ियां बेचकर भाग गई। लाली सोनी को सबक सिखाने का मन बना लेती है। अगले दिन लाली सोनी के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही सोनी अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर आती है, लाली उसके पास जाती है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। अरे बहन, माफ कर दो, मैं उस दिन खामखा तुम पर बरस पड़ी। आखिरकार हम दोनों इतने सालों से एक ही बाजार में चूड़ियां बेच रहे हैं, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। कोई बात नहीं बहन, अच्छा ही हुआ कि मैं घूम घूम कर चूड़ियां बेचने लगी। मेरी चूड़ियां पहले से जल्दी बिक जाती हैं। लाली सोनी को बातों में उलझाकर उसकी चूड़ी की टोकरी से अपनी चूड़ी की टोकरी बदल लेती है और सोनी चूड़ियों की टोकरी को सर पर लाद कर चली जाती है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, हमारे घुटनों ने तो जवाब दे दिया। हम तुम्हारी तरह घूम घूम कर चूड़ियां नहीं बेच सकते। लाली वहाँ से चली जाती है और सोनी चूड़ियां बेचने लग जाती है। कुछ ही देर में सोनी की चूड़ियां फटाफट बिक जाती हैं। मैं कल तुमसे चूड़ियां लेकर गई थी, वो मेरी ननद को बहुत पसंद आई और उसने रख लिया। एक काम करो, वैसी ही चूड़ियां मेरे लिए भी बांध दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो तुम्हारी चूड़ियां। एक बार अच्छे से देख लो, कहीं कोई टूटी तो नहीं है ना? अरे नहीं, तुम्हारे यहाँ से चूड़ी लेकर जा रही हूँ, मतलब अच्छी ही होंगी। मीना चूड़ी लेकर चली जाती है। सोनी की चूड़ियां हाथों हाथ बिक जाती हैं और वो घर चली जाती है। आज भी हाथों हाथ चूड़ियां बिक गई। और तो और सुषमा काकी की बिटिया की शादी है, उन्होंने सभी के लिए चूड़ियां मंगवाई हैं। वाह, क्या बात है, तुम मेरे घर चलाने में इतनी मदद करती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो मेरा फर्ज है। अगले दिन सोनी ज्यादा चूड़ियां बनाकर लेकर जाती है, लेकिन वो जैसे ही मार्केट पहुंचती है, वो देखती है कि वहाँ पर पहले से ज्यादा भीड़ है। लगता है ये लोग मेरी चूड़ियां लेने के लिए खड़े हैं। जैसे ही सोनी वहाँ पहुँचती है, सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। ये कैसी चूड़ियां दी हैं तुमने? हाथ में पहनते ही सारी चूड़ियां टूट गई। तुम्हारी चूड़ियों की वजह से मेरा हाथ छिल गया और तो और कुछ चूड़ियां टूटकर मेरे हाथ में भी चुभ गई। और ये देखो, तुमसे चूड़ियां लेकर गई थी, लेकिन इसे पहनकर पानी में हाथ डालते ही ये सिकुड़कर छोटी हो गई और मेरे हाथों में चिपक गई। अब ये मेरे हाथों से बाहर ही नहीं आ रही हैं। बताओ मैं क्या करूं? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो सारी अच्छी चूड़ियां ही लाई थी। लाली कोने में खड़े होकर हंस रही थी। सोनी समझ जाती है कि ये सब लाली का किया धरा है। मैं तो पहले ही कहती थी, सस्ते के फेर में जाओगे तो यही पाओगे। इससे अच्छा तो हमारी चूड़ियां हैं। आ जाओ जी, मैं इससे बढ़िया चूड़ियां दिखाती हूँ। सभी ग्राहक लाली के साथ चले जाते हैं, लेकिन तभी मोनी और उसकी दादी वहाँ पर आ जाती हैं और मोनी की दादी एक लाल कपड़े में कुछ बांधकर सोनी को दे देती है। तुमने मेरी पोती को उस दिन मुफ्त में चूड़ियां दी थी,
वो मेरी पोती के लिए बहुत ही लक्की साबित हुई और उसका एडमिशन शहर के बड़े स्कूल में हो गया है। सोनी जब वो लाल कपड़ा खोल कर देखती है तो उसमें सोने के कंगन होते हैं और वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अरे ये तो सोने के कंगन है। सोनी उन कंगनों को अपनी कांच की चूड़ियों वाली टोकरी में रख देती है। देखते ही देखते उसकी सारी चूड़ियाँ सोने की बन जाती हैं। ये तो कोई जादुई कंगन लगते हैं। लाली ये सारी घटना देख लेती है। कुछ भी करके मुझे ये कंगन चुराने होंगे। वैसे भी ये सोनी इतने सारे सोने के कंगन क्या करेगी। सोनी अपने घर की ओर चली जाती है। लाली उसका पीछा करने लगती है और मौका पाते ही वो कंगन सोनी से चुरा लेती है। अब तो जादुई कंगन की वजह से मैं माला माल हो जाऊंगी। लाली उस कंगन को ले जाकर अपनी तिजोरी में रख देती है और देखते ही देखते उसकी तिजोरी में आग लग जाती है और उसका पूरा घर जल जाता है। हे भगवान, मैं तो तबाह हो गई। लालच में आकर मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। सोनी सारे सोने के कंगन और टोकरी को बेचकर गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा देती है और वो बच्चों के साथ समय बिताने लगती है। खुद बांझ होकर दूसरों के बच्चों का जीवन बनाने लगती है।